आज यानी 9 अक्टूबर 2022 को बहुजनों के मसीह और राजनीति के गुरु महामानव साहब कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस है। ये उनका 16वां परिनिर्वाण दिवस है। साहब कांशीराम ने बहुजनों का कदम राजनीति में मजबूत किया। इसके साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बुद्ध, फुले, पेरियार एवं बहुजन समाज के सभी महापुरुषों की विचारधारा जो मनवादी जातिवादी लोगों ने देश में पूरी तरह से ध्वस्त कर दी थी, साहब कांशीराम ने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया। लोगों को बाबा साहब, बुद्ध, फुले से मिलवाकर आज उन्हीं की वजह से बहुजन समाज राजनीति में अपना कदम मजबूत कर पाए हैं। आज राजनीति में उनकी अच्छी खासी पहचान है। आज बहुजन का नेता चाहे वह किसी भी पार्टी में हो, साहब कांशीराम की ही देन है जो वह लोग राजनेता बन पाए हैं। आज इस वीडियो में साहब कांशीराम के जीवन में जो जो संघर्ष घटित हुए, उनके पूरे जीवन में जो जो लड़ाइयाँ लड़ी और भारत के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई और मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। आज बहुत से लोग यह कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने ही साहब कांशीराम से धोखा किया था। क्या कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि मायावती ने ही साहब कांशीराम को मारा है। इस सच्चाई का भी खुलासा करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। इन सारे मुद्दों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। सबसे पहले साहब कांशीराम के जन्म से शुरुआत करते हैं। कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को खवासपुर, रोपड़, पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। 1958 में बीएससी स्नातक होने के बाद कांशीराम साहब पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्ति हुए। डीआरडीओ पूना में नौकरी के दौरान उनकी मुलाकात वाल्मीकि समाज के एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी महान अम्बेडकरवादी दीना भाना से हुई। दीना भाना ने साहब कांशीराम को अम्बेडकर के बारे में समझाया और उन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित जाति का विनाश नामक पुस्तक कांशीराम साहब को पढ़ने के लिए दी, जिसको साहब कांशीराम ने एक ही रात में 3-3 बार पढ़ डाला। बाबा साहब की इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनका मानना था कि इस पुस्तक ने मुझे जीवन भर का काम दे दिया। कांशीराम का जीवन त्याग और निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक समस्या से मुक्ति पाना अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया तथा इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। जब उनकी मां ने शादी के लिए कहा तो साहब कांशीराम ने मां को समझाया कि उन्होंने समाज की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उसके बाद साहब कांशीराम ने नौकरी छोड़ दी और अपने परिवार को 24 पन्ने का एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने बताया कि अब वे संन्यास ले रहे हैं और परिवार के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब अपने परिवार के किसी भी आयोजन में वो शामिल नहीं होंगे। उन्होंने इस पत्र में यह भी बताया कि वह जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे और उनका पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए समर्पित रहेगा। कांशीराम साहब ने एक ऐसा मार्ग चुना जिसके नेता भी स्वयं थे और कार्यकर्ता भी। इसलिए उन्होंने एक सटीक योजना बनाई। इस योजना की पहली कड़ी थी विचारधारा का चुनाव करना तथा उसका निरंतर प्रसार करना। उन्होंने बहुजनवाद की सोच विकसित की, जिसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 15% मनुवादियों को शासकों के रूप में माना तथा दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक 85% शोषितों के रूप में माना। और साहब कांशीराम ने 15% वर्सेस 85% की लड़ाई का फॉर्मूला तय किया। अपनी योजना की दूसरी कड़ी में बहुजन समाज में जन्मे उन लोगों की विचारधारा को शामिल किया जिन्होंने ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ जीवन भर विद्रोह किया। वह है गुरु घासीदास, गुरु नारायण, गुरु बिरसा मुंडा, ईवी रामास्वामी पेरियार, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजश्री साहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन महापुरुषों की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया और इनकी विचारधारा को सामाजिक विस्तार देने की योजना बनाई।
अपनी योजना की तीसरी कड़ी में उन लाखों कर्मचारी पढ़े लिखे लोगों को जोड़ा जिनके बारे में बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। साहब कांसीराम को आंदोलन के लिए आवश्यक टाइम, टैलेंट और ट्रेजरर, तीनों चीजें इन सरकारी कर्मचारियों के पास नजर आई। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को जोड़ने के लिए योजना बनाई। विचारधारा, कार्यकर्ता और नेता जैसे आवश्यक अंगों को तैयार करने के बाद कांसीराम साहब ने संगठन का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। अब बताते हैं साहब कांसीराम का योजनाबद्ध मिशन। कांसीराम साहब राज सत्ता को मास्टर चाबी कहते थे। वे राज सत्ता को साध्य नहीं बल्कि साधन मानते थे, जिसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आज सत्ता की चाबी पाने के लिए कांसीराम साहब ने योजनाबद्ध तरीके से 3 संगठनों की स्थापना की तथा जाति धर्म में बैठे हुए बहुजन समाज को सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ जोड़कर प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर दी। दूसरे नंबर का उनका संगठन था DS4, जिसकी स्थापना बामसेप के ठीक 3 वर्ष बाद 6 दिसंबर 1981 को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर ही हुई थी। इस संगठन का पूरा नाम दलित शोषित समाज संघर्ष समिति था। यह संगठन भी राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन इसकी गतिविधियां राजनीतिक दल के समान ही थी। बामसेप अप्रत्यक्ष रूप से DS4 के माध्यम से पूरे देश में संघर्ष कर रही थी, जिसकी वजह से साहब कांसीराम के नेतृत्व में मनुवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। कांसीराम साहब अपने प्रशिक्षण शिविरों में कहा करते थे कि जिन लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हैं, वे राजनीति में सफल नहीं हो सकते। बामसेप और DS4 की गतिविधियों के माध्यम से बहुजनों की सामाजिक जड़ें मजबूत हो चुकी थी। जब साहब कांसीराम ने सामाजिक पृष्ठभूमि पर पूरी तरह से अपना पैर जमा लिया, फिर शुरुआत हुई राजनीतिक भूख की। तीसरे नंबर पर आती है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब के जन्म दिवस पर की गई थी। कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना बड़े ही सपनों के साथ में की थी। उनका उद्देश्य था कि वह राज्य सत्ता की चाबी पर कब्जा करे और इस चाबी के माध्यम से सम्राट अशोक के भारत की पुनर्स्थापना करे। उसके बाद साहब कांसीराम ने एक वोट और एक नोट का फॉर्मूला अपनाकर साइकिल के द्वारा एक एक व्यक्ति तक अपनी विचारधारा को उन्होंने पहुंचाया। देखिए जरा साहब कांसीराम की साइकिल यात्रा की एक झलक। इस काम का किसी को भी मांगता ना दाम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम। इसी साइकिल यात्रा के द्वारा साहब कांसीराम ने भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। सरकार बनते ही उन्होंने उत्तर प्रदेश को बौद्ध राज्य घोषित कर दिया और बसपा के द्वारा उत्तर प्रदेश में बहुजन विचारधारा मजबूत हुई। कांसीराम साहब को अपने जीवन में सबसे बड़ा झटका जब लगा जब 2 वर्ष बाद ही बामसेप कांसीराम साहब से अलग हो गया, जिसका अफसोस अक्सर कांसीराम साहब अपने भाषणों में किया करते थे। वह कहते थे कि मैंने अपनी जवानी का पूरा दिमाग और समय बामसेप को तैयार करने में लगाया था। मैंने यह सोचकर समय लगाया कि बामसेप का सदुपयोग कर मैं आसानी से बहुजन समाज को हुक्मराज समाज बना दूंगा, लेकिन बामसेप के कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से बामसेप को मुझसे अलग कर दिया गया। फिर आखिरी में अकेले अपने बलबूते पर इस समाज को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की कसम खाई। साहब कांसीराम के बारे में इतना जानने के बाद एक बात तो निश्चित है कि अगर बामसेप के धोखेबाज नेताओं ने धोखा नहीं दिया होता तो आज यह समाज भारत का हुक्मराज समाज बना होता। फिर भी यह कांसीराम साहब का ही करिश्मा है कि उन्होंने बसपा को दूसरे चुनाव में ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला दिया। पार्टी के 11 वर्ष बाद ही 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। साहब कांसीराम के संरक्षण में मायावती को 3 बार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी हासिल हुई। उनका कार्यकाल इतना प्रभावित था कि मायावती ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, लेकिन 9 अक्टूबर 2006 को
मानवस कांसीराम साहब का परिनिर्वाण हो गया, जिसकी वजह से मायावती की पूर्ण बहुमत सरकार पर साहब कांसीराम का साया नहीं रहा। कई लोगों ने उन पर आरोप भी लगाया कि साहब कांसीराम की मौत में मायावती का हाथ है। कांसीराम साहब के परिवार वालों ने मायावती पर आरोप लगाए कि मायावती ने साहब कांसीराम को उनकी मां से मिलने नहीं दिया। यह मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन इसका खंडन कभी नहीं किया गया। 2003 में साहब कांसीराम को दिमागी दौरा पड़ा, जिसके कारण उनकी सेहत काफ़ी खराब होने लगी थी और 9 अक्टूबर 2006 को वह इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज पूरे बहुजनों की आंखें नम है और हम सभी उनको दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। साहब कांसीराम की विचारधारा हमेशा इस दिल में, इस दुनिया में और इस भारत में जिंदा रहेगी। आपको साहब कांसीराम के जीवन का संघर्ष कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।